नमस्कार, न्यूज़ 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। आज हम खास मुलाकात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के आधे से भी ज़्यादा साल सेना पर न्यौछावर कर दिए, देश के लिए न्यौछावर कर दिए। लगभग 35 साल की अपनी सर्विस में ना जाने उन्होंने कितने सफल ऑपरेशन में हिस्सा लिया और देश के लिए बहुत अहम योगदान दिया। मेरे साथ देव आनंद जी गुर्जर मौजूद हैं। कर्नल की पोस्ट से ये रिटायर हुए थे और अभी भी समाज सेवा का जो कार्य है, समाज हित में जो कार्य होने चाहिए, उनमें लगातार ये रुचि दिखाते हैं, आगे आते हैं और समाज सेवा करते रहते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे मौका दिया आपसे मिलने का और अपने विचार रखने। जी सर, धन्यवाद तो आपका करना चाहिए। इतनी अहम पदों पर आप रहे और देश सेवा आपने की है। सर, सवाल सीधा सा है, कितनी मुश्किल होती है बेल्ट की नौकरी, फ़ौज की नौकरी, एक युवा को, 20-21 साल के युवा को जब कश्मीर जैसे इलाकों में भेजा जाता है जहां पर कोई अता पता नहीं है कि आप एक दिन की ड्यूटी कर पाओगे या फिर आप 10 साल की ड्यूटी कर पाओगे, गोली कहीं से भी आ जाती है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सेना की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जो मुश्किल और अच्छी देख के नहीं जाया जाता है। इसमें वही जाता है जिसमें देशभक्ति के लिए, देश के लिए कुछ करने का जज्बा होता है। और मैं ये मानता हूँ मुश्किल तो हर जगह मिलती है, पर जब माँ भारती की सेवा करने का, देश के लिए और अपने नागरिकों के लिए कुछ ऐसा करने का मौका मिलता है तो मुश्किलें, मैं मानता हूँ, चाहिए वो 50 डिग्री गर्मी के दिन हो या -40 डिग्री की लेह लद्दाख हो, वो महसूस कम होता है क्योंकि जज्बा ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा मेरा मानना है। तो जो करियर होता है, जो नौकरी 18, 20, 25, 30 साल की नौकरी जो होती है, उसमें क्या हर तरह के वातावरण से जूझना पड़ता है एक सैनिक को? क्योंकि लद्दाख में आप जाएंगे तो -40-50 डिग्री टेम्परेचर होता है, कश्मीर में आप जाएंगे तो वहाँ अलग तरह का माहौल है, अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ इतनी अलग तरह का माहौल है। देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, सैनिक जब नौकरी करने जाता है, जैसे मैंने कहा कि मेरी 35 साल के जो मेरा कार्यकाल था, हम लेह लद्दाख में भी रहे, राजस्थान में भी रहे और श्रीलंका भी गए, बाहर भी गए विदेशों में। तो हर तरह की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें काम करने का मौका मिलता है। मैं इसको सौभाग्य मानता हूँ। और जैसा एक इंसान का माइंड और बॉडी बना हुआ है, वो जहाँ जाता है, अगर उसकी भावना देश हित में है, अपने आप एडजस्ट हो जाता है। कठिनाई तो देखिए साहब आती है, और मैं मानता हूँ कोई भी कार्य आदमी करता है, और इस तरीके से देखता हूँ मैं, मेरे अब रिटायरमेंट के बाद अगर मुझे वापस जीवन में कुछ करने का मौका मिले, अगले जीवन का आप मुझे बोले, तो मैं मानता हूँ सेना से बढ़िया कोई नौकरी नहीं है, सेना से बढ़िया कोई सेवा का मौका नहीं मिल सकता है। पर यही एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो देश के अंदर जिस प्रकार से देश सैनिकों का सम्मान करता है, मैं बिल्कुल आप लोगों का, बहुत, हम सब सैनिक आपका धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं। पर मेरी राजनेताओं से, कुछ लोगों से, राजनीतिक पार्टियों से एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, सैनिक का देश की अमानत होता है। सैनिक किसी व्यक्ति विशेष विचारधारा का नहीं है, उसका एक ही विचार है, माँ भारती के लिए जो कुछ करना पड़े वो किया जाएगा, और वो बिल्कुल तत्पर, उसमें पीछे कभी नहीं हटता है। तो इसलिए जो ठंडी का इलाका है, लड़ाई का इलाका है, उग्रवाद का इलाका है, ये दिक्कतों के लिए मैं मानता हूँ हम ट्रेंड होते हैं। और मैं और मेरे जैसे लाखों और पता नहीं कितने अनगिनत सैनिक रिटायर होकर आगे आएंगे, वो सब शायद अपना सौभाग्य मानते हैं साहब कि हमको इस सेवा का मौका मिला। सर, आपने राजनीति की बात की, तो राजनीति से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरा। चाहे 1947 की बात हो, चाहे 1962, 65, 1999 करगिल युद्ध की बात हो, और फिर 2014 के बाद का दौर, बीजेपी 2014 में पूर्ण रूप से सत्ता में आई, सीधे सीधे आरोप लगा दिए कि सेना के पास संसाधनों की कमी थी, हम इनको मजबूत करेंगे। तो 1947 के बाद और 2014 के बाद क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? कोई बदलाव आया है? जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, जो बदलाव आया वो मानसिकता में बदलाव आया, पहली बात। और मानसिकता, मेरा ये मानना है, सरकारें, राजनीतिक लोग या जो भी जिनको आप चुनते हैं, वो देश की मानसिकता होती है। 47 के हमारे नागरिकों की जैसी मानसिकता थी, देखो, जैसी प्रजा वैसे ही आपको राजा मिलेंगे। और डेमोक्रेसी में तो ये तय है कि जैसा आप चाहेंगे वैसे ही आपकी सरकार आएगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि 47 से लेकर के आज तक क्या बदला है। देखिए, 47 के अंदर जो हमारे साथ, जिनको आप अपनी सरकार कहते हो, मैं उसको अपनी सरकार कतई नहीं मानता,
क्योंकि 47 में ना तो देश में चुनाव हुए थे, ना देश के अंदर कोई हमारे प्रतिनिधि थे। हम एक अंग्रेज़ों के अंडर कमांड और उनकी गुंडागर्दी के हम सताए हुए लोग थे, और उनके जो पक्ष के लोग थे उन्होंने ही उनको पावर ट्रांसफ़र किया था। तो इसलिए कहना गलत होगा 47 में हमारी कोई सरकार थी। 47 के अंदर जो भी प्रकरण चला, जो भी देश का बंटवारा हुआ, क्योंकि दुश्मन ये चाहते थे कि भारत मजबूत नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमारे टुकड़े कर दिए। और ये टुकड़ों की जो परंपरा थी 1971 तक तीसरा देश भी हमारे देश का बनाया, बंगाल का। ये मेरी पहली सजा। रही बात 47 के अंदर मानसिकता, देखिए आप, एक तरफ थे माउंटबेटन जो अंग्रेज़ों के मालिक थे, दूसरी तरफ थे सेना भी उन्हीं की गुलाम थी। हिंदुस्तान के अंदर हमने 47 में 15 अगस्त, जिसको देश आज़ादी कहता है, मेरे उस पर विचार अलग है, वो तो पावर ट्रांसफ़र हुआ था। उस दिन भी वही माउंटबेटन पाकिस्तान का भी कमांडर था और हिंदुस्तान का कमांडर था। वो जो चाह रहे थे वो कर रहे थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कश्मीर की जिस समस्या का जिक्र आप कर रहे हैं मेरे से, वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई समस्या थी, और अपने चमचों के साथ, चाटुकारों के साथ, जिनको उन्होंने उस पद पे बैठा दिया था जिससे कि हिंदुस्तानी का नाम लगा सके। वरना क्या मजाल थी पीओके, जिसके लिए आज हमारी सरकार, जिसकी आपने चर्चा की, बदल रहा है। क्यों हमें पार्लियामेंट में कहना पड़ता, अगर उस समय 47 के अंदर हमारी भारतीय सेना को 1 जनवरी 48 को अगर नहीं रोका जाता, उस समय के जो नियुक्त किए गए जो तंत्र था, तो आज हमारे को दिन नहीं देखना पड़ता। नंबर 1। नंबर 2, 62, 71 सारे युद्ध हुए साहब। पर सबसे बड़ा जो देश के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा, देश के नागरिकों को, देश के युवाओं को, जिस प्रकार से हमने बलिदान दिए हमारे सैनिकों के, हमारे नागरिकों की हत्याएं पाकिस्तान ने साजिश तहत की है। अकेला पाकिस्तान नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ये साजिश तो 47 में गढ़ दी गई थी, 1930 के अंदर गढ़ दी गई थी कि किस तरह हिंदुस्तान के टुकड़े। मैं कल परसों देख रहा था जम्मू के अंदर जो महाराजा हरि सिंह जी के नाम पर कुछ लोग कह रहे थे छुट्टी होनी चाहिए। मैंने वहाँ उनसे एक सवाल पूछा कि भाई छुट्टी क्यों होनी चाहिए? महाराजा हरि सिंह तो कभी हिंदुस्तान में मिलना ही नहीं चाहते थे, जोधपुर के रजवाड़े तो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो ये जो राजा रजवाड़े थे ना, इनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। पर जो बदलाव आया, आपने बहुत सही कहा। देखिए, उग्रवाद से हमारा देश करीब 1980 से लेकर के 2010 तक लड़ रहा था, और उस दौर में आपको भी याद है, आप तो युवा रहे होंगे, कौन से वर्ष में आपके जन्म है मुझे नहीं पता है, ऐसा कोई दिन और ऐसा कोई जगह नहीं होती थी जहां पर सुनने को नहीं मिलता था आज यहाँ उग्रवादियों ने 2 को मार दिया, यहाँ बम ब्लास्ट हो गया। और एक मानसिकता हमारी कर दी गई, किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, उसमें बम हो सकता है। मानते हैं साहब? सबसे बड़ी देश की उपलब्धि और मानना यह है कि आज आप खुल करके घूम सकते हैं। और जब भी कोई हमला होता था, सरकारें जो हम देश ने बनाई थी, देखिए मैं व्यक्ति पॉलिटिकल की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नागरिकों ने जैसी सरकार बनाई, वो सरकारें क्या बोलती थी? चीन अंदर आ जाता था, हम कहते चीन घुस गया है, हम बात कर रहे हैं, बात करेंगे, देखेंगे, आप चिंता नहीं करें। जयपुर में हमला हो जाता है, अयोध्या में हमला हो जाता है, मुंबई में हमला हो जाता है, पूना में हो जाता है, ऐसा कोई शहर ही नहीं बचा, ऐसा कोई सप्ताह ही नहीं बचा। और सरकारें क्या कहती थी? हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। और यही नहीं रुका साहब, कश्मीर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनली भारतीय सेना को जो अधिकार दे रखे थे, जो हमारे को स्पेशल पावर्स थे, उसकी भी परवाह नहीं करते हुए कई सैन्य अधिकारियों को टेररिज्म के अंदर जेल में डाल दिया गया था। तो ये मानसिक बदलाव 2014 में देश के नागरिकों ने बदलाव लाया। जिसका बदलाव क्या आया? सबसे बड़ा बदलाव आया मानसिकता में। आप देखिए, 2014 के बाद 15 के अंदर हम बर्मा में जाते हैं, 2016 में आपने अभी देखा सर्जिकल स्ट्राइक की वर्षगांठ गई है। फौज तो वही थी, हमारे संसाधन भी ठीक है, राजनेता क्या स्टेटमेंट देते हैं मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पर उस फौज को फ्री हाथ देने वाले ये देश ने जो बदलाव देखा है, जो बदलते भारत है, अब दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं, टेररिस्ट को ठोकेंगे। और हमारे तंत्र में जो पाकिस्तान और हमारे देशद्रोह लोग बैठे थे, उनका 370 जैसी धारा को हटा करके जिस प्रकार से खात्मा किया है, मैं मानता हूँ ये बदलता हुआ भारत है। और आपने ही चर्चा की 3 दिन पहले एक और उग्रवादी ने जिसको जिंदा पकड़ा गया है, राइट, ये उसी दिन का प्रयास था। 18 सितंबर 2016 के दिन पाकिस्तान के 4 LET के टेररिस्ट उड़ी के अंदर आते हैं, जो हमारे 18 जवानों को सोते हुए को मार के जाते हैं। उसका बदला लेने के लिए हमने 28 और 29 की रात को सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उसी दिन इस लड़के को पहली बार इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है, और उनकी मंशा कुछ ऐसी बड़ी थी। पर देखिए साहब, ये बदल चुका है। सेना बिल्कुल दुरुस्त है,
सैनिक तो सदैव वही है ना, इक्विपमेंट दिया गया तभी तो सर्वेलेंस हो रहा है, उनको ताकत दी गई तभी तो फैसले कर पाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक ये नॉर्मल स्ट्राइक नहीं थी, ये देश की मानसिकता की स्ट्राइक थी। पाकिस्तान को क्लियर कट संदेश था कि अब तू कोई करेगा घुस करके ठोकेंगे, और जिसका नतीजा ये है आज आप देश के अंदर सुरक्षित महसूस करते हैं। पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है, तालिबान अफगानिस्तान में वापस पावर में आ चुका है, पर वो भी हमारे देश की ताकत बदले हुए की ये है। कल ही वो भारत की सरकार से गिड़गिड़ा रहा था कि कृपया करके मेरे को इजाज़त दे दो, इससे बड़ा हम भारत में और क्या बदलाव लाएंगे। और याद रखिए, बधाई किसी व्यक्ति को नहीं दीजिएगा, बधाई दीजिए देश के नागरिकों को जिन्होंने बदली हुई अपनी पॉलिटी लाई, बदले हुए लोगों को वहाँ भेजा और उनको बोला कि फैसला करो वरना अगले चुनाव में बदल देंगे, और अच्छे फैसले करोगे देश हित में, देश आपके साथ है और मैं मानता हूँ आज सुरक्षित है, ऐसा मेरा मानना है। तो सर पाकिस्तान तो कभी इस बात को मानता ही नहीं है कि जो उग्रवादी पहले आए थे या अब आते हैं या जिसको अभी पकड़ा गया है कि उनके वहाँ से आते हैं। वो तो कहते हैं कि भारत बेवजह के इल्ज़ाम लगा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी जहाँ कई देशों के प्रतिनिधि आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, वहाँ भी वो तो सीधा साफ मना कर देते हैं कि भारत कर रहा है, भारत हमारे पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, भारत कश्मीर में लोगों को शोषण कर रहा है, भारत है इन सब के पीछे। आपको मैं बताना चाहूँगा, पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पे हुआ था। बिल्कुल। और ये सब जानते हैं, हिंदुस्तान में पता नहीं हम क्यों नहीं ये चर्चा करते, गजवाए हिंद नाम की एक बीमारी है। जो मोहम्मद बिन कासिम आया था ना, ये सबका एक ही एजेंडा था। और 47 आते आते जिस प्रकार से ये हमारे एजेंडे को लोग लेकर के चले, पाकिस्तान क्रिएट हुआ साहब, मैं नहीं जानता किन परिस्थितियों में हुआ। सच्चाई ये है, पाकिस्तान बना था कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान उस दौर में रह रहे हैं, और उस समय चुनाव जो कराए गए थे मुस्लिम लीग को 98% हिंदुस्तान के जो आज के मुसलमान, इनके पूर्वजों ने मुस्लिम लीग के लिए वोट दिए थे, जिसके आधार पर पाकिस्तान बना था। दुर्भाग्य ये रहा या जो रहा मुझे नहीं पता है, सच्चाई है कि पाकिस्तान कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान कश्मीर पे कब्जा ना करे, हैदराबाद को अपने अंदर ना मिलाए और जूनागढ़ में अपने अंदर ना मिलाए। ये अंग्रेज़ों की भी साजिश थी, उस समय देशद्रोहियों की भी साजिश थी, और तो और कृष्णस्तान, दलिस्तान जैसे भी देश के बंटवारे की तैयारी कर रखी थी। भला हो सरदार पटेल का और इस देश के सपूतों का, जिन्होंने मुकाबला किया और भारत को मजबूत किया, 565 रियासतों को मिला के छोड़ा, और पाकिस्तान जैसा भी बना, पाकिस्तान की मानसिकता गलत थी साहब। देखिए जो भी हुआ छोड़िए उसको। 71 में क्या होता है, धर्म के नाम पे जिस भारत के टुकड़े किए, मैं देश नहीं मानता हूँ पाकिस्तान को, टुकड़े किए हमारे देश के गद्दारों ने, और जो देश के अंदर जिनकी चौराहे पे मूर्तियां लगी हुई हैं उनको शर्म नहीं आती। देश के टुकड़े करने के बाद वो बड़ी बड़ी बातें करते थे। 71 में युद्ध किसने लड़ा आप बताओ? भारतीय सेना ने लड़ा, भारत के नागरिकों ने लड़ा। किसके विरुद्ध लड़ा? उसी पाकिस्तान के विरुद्ध जिसने धर्म के नाम पर देश बनाया था। और हमारा बांग्लादेश, हमारी जो वेस्ट बंगाल था, उस बंगाल के नागरिकों के साथ, अब हिंदुओं के और मुसलमानों के साथ बराबर, बंगाली मुसलमानों के साथ, जिनको पाकिस्तान वाले इनको बंगाली मुसलमान मानते थे, अत्याचार हुए, जिसका बदला भारतीय सेना ने लिया। मुक्ति वाहिनी जो लोकल लोग हमारे साथ आए, नतीजा क्या हुआ? इन जिन लोगों ने बांग्लादेश बनाया, मैं उनको सबसे बड़ा गद्दार मानता हूँ। क्यों बांग्लादेश बनाया? क्यों एक तीसरा देश हमारे देश का टुकड़ा? वो तो हमारे वेस्ट बंगाल का हिस्सा था। कौन सा पार्लियामेंट में उस समय के राजनेताओं ने कोई बिल पास किया था कि भारतीय सेना की विजय हुई है और इस इलाके को हमारे अखंड भारत के हिस्से में मिलाना जाना चाहिए कि तीसरा देश बना दो? और जिसको आपने तीसरा देश बनाया, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी साजिश थी, और उस साजिश का अंजाम यह है कि 10 दिन पहले यूएनओ के अंदर वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ खड़ा होकर के आवाज उठाता है। तो ये पाकिस्तान क्यों मानेगा? 71 युद्ध में 98,000 प्रिजनर ऑफ वॉर पहली बार दुनिया के इतिहास में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी सेना ने कब्जे में किए थे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देश के नागरिकों से पूछना चाहूंगा, इतने बड़ी सफलता मिलने के बाद क्या कारण था कि पीओके वापस नहीं लिया? क्या कारण था कि बांग्लादेश को वेस्ट बंगाल में नहीं मिलाया गया? क्या कारण था कि हमारे 5,000 के आसपास जो युद्ध कैदी हमारे
पाकिस्तान की जेलों में सड़ सड़ के मर गए, उनका क्यों जवाब नहीं दिया? क्या कारण था? उस समय एक गुरशरण कोई उस समय फॉरेन मिनिस्टर होते थे, भुट्टो को बोला गया, भुट्टो ने कहा कि भाई मैं मर जाऊंगा, आप मेरे को जाने दो। आप हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो पीओके का था, एलओसी बनाई थी ना, एलओसी क्यों बनाई? वो तो मौका था कि 98,000 नहीं देंगे, पीछे चलो। आप बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा युद्ध हुआ है, नागरिकों आप भी सुनो, कि जिसमें विजय होने वाली सेना, विजय होने वाले देश को ही जमीन छीन ली जाती है और उसकी बात नहीं मानी जाती है? ऐसा माहौल उस समय उन लोगों ने किया, देशद्रोही ताकतों ने। मैं एक सैनिक होने के नाते आपसे चर्चा कर रहा हूं, बांग्लादेश कभी नहीं बनना चाहिए था। 98,000 प्रिजनर ऑफ वॉर, जब तक हमारा हर कैदी हिंदुस्तान की सरजमीन पे नहीं आता तब तक नहीं देने चाहिए थे। मैं एक सवाल और पूछता हूं, बाहर वालों से। मैं आपको एक बात बता दूं, 71 जो हार हुई, उसके बाद ऑपरेशन टोपैक नाम का एक पाकिस्तान और आईएसआई और इन सब ने लॉन्च किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अब कश्मीर को हम लेके छोड़ेंगे और हिंदुस्तान को कभी नहीं लेने देंगे। ये उनका प्रण था। और उसके कारण 79 में अफगानिस्तान में रशियंस आते हैं, यूएसएसआर, उनको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने टेररिस्ट पैदा किए जिनको तालिबान आज कहते हैं। तालिबान का मतलब क्या है? धर्म का स्टूडेंट। उनको शर्म आनी चाहिए, वो ऐसे अन्याय के काम करते हैं। किसी धर्म में इस तरह की चीज़ सिखाई जाती नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, पर उसके कर्म तो विपरीत हैं। और उन लोगों ने उसका बदला लेने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर आज जो सरकार है, कल जाए परसों जाए मुझे नहीं पता है, मोदी जी और अमित शाह जी, आपने 5 अगस्त 2019 के अंदर पार्लियामेंट में हमें वचन दिया था, जिसके कारण हमने आपको वोट दिए थे, देश का नागरिक आपके साथ था, एक्साइज चिन्ह और पीओके वापस लोगे। अब लेने में विलंब नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान का तो साहब ऐसा है, ये जो चाहे सो कर ले, इसके टुकड़े तय हैं। बलूचिस्तान जो जेन्युइनली हमारा हिस्सा था, बलूचिस्तान के लोग हमसे जुड़ना चाहते थे, नेहरू जी ने मना कर दिया था। मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, बाहर वालों से तो निपट लेंगे, सेना निपट रही है, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, हम निपट रहे हैं। जी जी। लेकिन नक्सल सबसे बड़ी समस्या है देश की। जो तो अंदर जो हो रहा है, अभी हाल ही में कितने सैनिक हमारे मारे गए थे, लगातार इस तरह के बड़े हमले ब्लास्ट होते रहते हैं। उसके लिए क्या रणनीति सरकार को अपनानी चाहिए? वहाँ क्यों दो राय हो जाती है? वहाँ क्यों आप डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते? वहाँ क्यों आप खाली नहीं करवा सकते उन लोगों से कि वो लगातार उन जंगलों में, आदिवासी क्षेत्र में छिपे रहते हैं और एकदम से आपके ऊपर अटैक कर देते हैं? देखिए साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जैसे मैंने बताया था कि मेरी जो पीएचडी है वो टेररिज्म इन इंडिया पर है और इस पर मेरा शोध है, और वैसे भी सैनिक होने के नाते थोड़ा ज्ञान रखता हूँ। देखिए, जो नक्सलिज्म है, टेररिज्म, दो अलग किस्से हैं। एक तरह का ये भी टेररिज्म ही है, वो अंग्रेजी शब्द है, घुमा दो अनपढ़ आदमी को, बॉटम लाइन ये है, वो भी टेररिज्म कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सरकार को धमका। ये लोग कौन हैं? ये लोग वो देशद्रोही हैं जो 47 में भारत के अंदर रह गए थे। आप बताइए, 62 के युद्ध में जब चीन ने हमला किया तो ये वामपंथी लोग बंगाल में उनको स्वागत के लिए बंगाल में खड़े थे। तो सर क्या 70-75 साल में हम इन लोगों से निपट ही नहीं पाए? नहीं, कहाँ निपट पाए आप बताएं। अगर निपट पाते तो आपकी पॉलिटी कैसे बर्दाश्त करती? पर एक बात है, आपने खुद ने कहा 2014 से भारत बदल रहा है। देखिए, बहुत बड़ी समस्या है। हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं, हम एक सनातनी संस्कृति के लोग हैं और हम ये जानते हैं कि हमें लड़ाई लड़नी है। मैंने ये नहीं कहा कि भारत बदल रहा है, मैंने ये कहा कि आप क्या बदलाव देखते हैं 2014 के? हाँ। मैं कह रहा हूं भारत बदल रहा है, बदल गया भाई, मानसिकता बदल गई, सेना को छूट मिल रही है, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। तो क्या फिर से कांग्रेस आएगी तो क्या मानसिकता सर बदल जाएगी दोबारा से? कांग्रेस को मैं नहीं जानता। नहीं, मैं आपके कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब, मेरे माइक कीजिए, मेरे कहने का मतलब बहुत साफ है कि देश के नागरिक जिसको बैठाएं, पार्टी से मेरा क्या लेना देना। मैंने कहा मैं एक सैनिक हूं, देश जिसको बैठाएगा वैसे रिजल्ट पाएगा। आपने 14 में बैठाया, सर्जिकल स्ट्राइक गई, 14 में 19 में बैठाया, 370 गया, 19 में बैठाया, आपने सेना के अंदर सीडीएस आया, 19 में बैठाया, गलवान के अंदर जैसा मुंह तोड़ चीन को जवाब दिया, 19 में बैठाया, एनडीए के अंदर हमारी महिलाएं जा रही हैं। तो बदलाव तो देश ला रहा है ना। आपकी ये बात ठीक है। आपने कहा कि जिसे हम बैठाएंगे वो फैसला करेगा, वो फैसला करेगा। इसमें एक बड़ी बात हो रही है, कांग्रेस की सरकार 2014 में गई थी, महंगाई बेरोजगारी की वजह से गई थी। उसमें ये इशू नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, भारी जो आ रहे हैं, उसमें ये इशू इतना बड़ा नहीं था। उसको तो बीजेपी लेके आई थी कि हम आ गए तो हम ये करेंगे। लेकिन
अब वही हाल तो बीजेपी सरकार में है ना सर। तेल के भी महंगाई देखिए, हर चीज़ महंगाई, ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है। तो क्या सिर्फ एक इसी क्षेत्र को देख के कि हाँ ठीक है विदेशी है वो आ नहीं सकते, उसको देख के जनता वोट करेगी, या सर फिर अपना घर भी तो चलाना है? देखिए, मैं राजनेता नहीं हूँ, पर मैं ये मानता हूँ जो प्रेजेंट गवर्नेंस है बहुत अच्छी है। आपने अभी बोला कि भाई कांग्रेस और बीजेपी, एक मिनट छोड़ दो, एक मिनट। मोदी जी आज हमारे हेड हैं देश के, उनके कार्य पूरा देश जानता है, दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ा है। मैं मानता हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, उनके कारण सम्मान बढ़ा है, उनकी पॉलिसीज़ हैं। कोरोना में हमारा देश एक तो 30 करोड़ का था, यही जिनका आप नाम ले रहे हो ना, ये लोग हमारे नागरिकों को गुमराह कर रहे थे, इंजेक्शन मत लगवाओ। अब भाग भाग के सबसे पहले अपने घरों में छुप छुप के लगवा रहे हैं। कोरोना का युद्ध अमेरिका जैसा आप देखिए हार गया। वेस्टर्न कंट्री जिनके पास इतनी हिंदुस्तान ने मुकाबला किया साहब, देखिए इसने। और रही बात, मैं गरीबों की आप बात कर रहे हो, मैं एक व्यक्ति विशेष की चर्चा कर रहा हूँ। कितने अकाउंट खोले, आज पैसे का करप्शन कितना कमज़ोर है। रफेल आए, सेना का सीडीएस आया, सेना के अंदर जिस प्रकार से इक्विपमेंट आया, चीन के खिलाफ जिस तरह सड़कों का निर्माण हो रहा है, ईस्ट में निर्माण हो रहा है, टनल्स को जोड़ा जा रहा है, तो देश में उन्नति मानूंगा। रही बात आपने महंगाई और ये बातें की, देखिए मैं आर्थिक शास्त्र का मैं ज्ञान ज्ञाता नहीं, पर एक बात बताएं, हर आदमी अपने तनख्वाह बढ़ाना चाहता है, हर आदमी अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है, तो आफ्टर ऑल ये तो रैशनल है ना। तो बढ़ नहीं रही ना सर, बेरोजगारी बढ़ रही है, इनकम कहाँ बढ़ रही है? अब 108-10 रुपए पेट्रोल हो गया है, अब वो तो आप भी उसके दायरे में आते हैं, आप भी पेट्रोल डीजल डलवाते हैं। मैं आपको एक बात, आपके लिए शायद महंगा ना हो, लेकिन एक आम आदमी के लिए सर महंगा। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। देखिए, मुझे याद है 1985 के अंदर जब पहली बार पेट्रोल मैंने खरीदा था, 7 रुपये 20 पैसे खरीदा था, सुनिएगा भाई साहब। और आज शायद पेट्रोल 100 रुपीज़ के आसपास, आपने सही कहा, मैं ध्यान भी नहीं, 108 से 108 है, मैं ध्यान भी नहीं दे पाता हूँ। उस समय जो मेरी तनख्वाह थी, उस समय मेरी तनख्वाह थी मात्र 2001। आई वॉज अ क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर, और बाकी हिसाब से ले थी। आज क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर की पे अगर मैं मानता हूँ लाख से ज़्यादा है, तो उस पैमाने से तो इतना ज़्यादा तनख्वाह तो ज़्यादा बढ़ गई और महंगाई नहीं बढ़ी है। मैं मानता हूँ, देखिए मैं 70s की बात कह सकता हूँ, ज़्यादा देखो आर्थिक शास्त्र नहीं है मेरे पास। ये मानता हूँ एजुकेशन बढ़ी है, हमारी अवेयरनेस बढ़ी है, हमें जॉब्स की ज़रूरत है, कमियाँ बहुत सारी हैं, होंगी, वो सरकारों का काम है। आप भी युवा हैं, आपको भी ज़रूरत है जॉब्स की, ये सरकारों का काम है जॉब क्रिएट करना, और मैं मानता हूँ ये कमी हुई है, ये सरकारें एड्रेस करेंगी। पर अगर एक कमी के कारण मैं दूसरे अच्छे कार्य को मैं नहीं बोलूं, आपको लगता है कि सुधार आ जाएगा आने वाले सालों में? मैं ये मानता हूं साहब, देखिए अगर आज के दिन मेरे को सुरक्षित माहौल मिल रहा है देश में, आज के दिन मेरे को सम्मान पूर्वक चलने का मौका मिल रहा है, आज के दिन अगर मैं बस में जाता हूं तो कोई पड़ा हुआ थैला देख करके मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। आज के दिन मेरे देश के दुश्मन यहाँ आकर के सरेआम बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर सकते। आज के दिन गरीब आदमी का पैसा, जो भी पैसा सरकारी है, डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाता है। आज के दिन देश के अंदर कचरे उठाने की व्यवस्था, साफ सुथरा देश बन रहा है। आज के अंदर माँ बहनों के जो चूल्हे गांव में लकड़ी फूंका करती थी औरतें, उनको गैस मिली है, चाहे कैसे भी मिली हो। एक ज़माना था, 4 दिन पहले गवर्नर साहब कह रहे थे कि हमारे को 50 MP को कोटा मिलता था, आज हर आदमी के पास गैस अवेलेबल है, चीज़ें अवेलेबल हैं। अब मैं मानता हूँ दिक्कतें हैं, पर ये अब आप देखिए हाईवे बन रहे हैं, लोग टैक्स देते हैं, कई लोग कहते हैं टैक्स नहीं लो, तो टैक्स नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा? तो ये मैं सोचता हूँ, सरकारी तंत्र पर टिप्पणी नहीं करूँगा, पर देश के नागरिकों पर मुझे पूरा यकीन है। युवाओं से आखिर में एक छोटी सी, क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे जो युवा तैयारी कर रहे हैं आर्मी के लिए या दूसरी जो सर्विस नौकरी है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको 2 लाइनों में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय युवाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूं। अगर दुनिया में कोई सबसे बेहतरीन पैट्रियोटिक लोग हैं, वो आप लोग हैं, भारत के युवा हैं। आप इसलिए हैं क्योंकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास मोबाइल जैसा एक टूल है जिसके अंदर आप सारी चीज़ ले सकते हैं, और मैं मानता हूं आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। हमारी पीढ़ी ने तो आपको सारी चीज़ें मुहैया नहीं करवाई, पर मुझे आप पे पूरा यकीन है,
थोड़ा सा आप सब्र रखें और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, एजुकेशन में आगे आ रहे हैं। आप 2 दिन पहले देखिए रीट का एग्ज़ाम था राजस्थान में। 4 साल पहले आप सड़क के ऊपर लोग भटकते थे रास्ता ढूंढने में। मैं फ़ख्र से कहता हूं कि परसों के दिन हर मोड़ के ऊपर राजस्थान का पूरा युवा खड़ा था मार्गदर्शन करने के लिए। कुछ बच्चे तो मोटरसाइकिल पे छोड़ के आ रहे थे, कुछ लोग तो ये बदलते हुए युवा हैं। आपके लिए संदेश है, ये देश आपका है, सरकारें आप ही बनाएंगे और सही सरकार बनाएंगे तो सही देश उन्नति करेगा। और आपने तय करना है आपको कैसा भारत चाहिए। हमने जो भारत बनाना था बना दिया, अब आप तय करें। और हमारे पीढ़ी को आप पर पूरा यकीन है, आपसे बड़ा कोई राष्ट्र हित करने वाला नागरिक नहीं हो सकता। बस एक ध्यान रखें, जो लोग देश के अंदर देश को कमज़ोर करने का प्रयास करें, अगर देश हमारा सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित हैं। हमारी कोई लेवल नहीं है। और जिसको भी आप सेना में जाना चाहते हैं, मैं कह सकता हूं सेना से अच्छी सेवा का मौका कहीं भी नहीं है। आप सेना में जाएं, मैं भी अपना सौभाग्य मानूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू सर। तो कर्नल साहब ने बहुत सारी बातें शेयर की हैं, अपने विचार शेयर किए हमारे साथ। कुछ ऐसी बातें जो युवा पढ़ाई कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनको भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो को देखकर, इस इंटरव्यू को देखकर। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ना किताबों में होती है ना इंटरनेट पर होती है। जो शख्स, क्योंकि इतनी अच्छी पोस्ट पर ये रहे हैं, कर्नल थे, इतने सारे इलाकों का इन्होंने दौरा किया है, तो वहाँ से जो इंसान सीखता है वो किसी किताब में नहीं होता है। वो सिर्फ वो शख्स ही बता सकता है और उसका फ़ायदा ना जाने कहाँ कहाँ और किस तरह से पहुँच सकता है। तो कर्नल आनंद साहब हमारे साथ थे, इनसे बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छी बातें इन्होंने शेयर की और एक बार फिर से बधाई के पात्र हैं कि ज़िंदगी के 35 साल इन्होंने सेना को दिए हैं, भारत देश को दिए हैं और माँ भारती की सेवा की है। तो इस खास मुलाकात में मेरे साथ फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।